हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी बच्चों को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है वो महत्वपूर्ण सेशन हिस्ट्री चैप्टर 1 पर होने वाला है। हिस्ट्री चैप्टर 1 क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म का राइज यूरोप से कैसे हो रहा है। यूरोप में भी अगर पार्टिकुलर कंट्री की बात कर लिया जाए तो पार्टिकुलर कंट्री कौन सा है? फ्रांस है। नेशनलिज्म का ओरिजिन किस देश से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। नेशनलिज्म का ओरिजिन किस देश से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ है? 1789 में हुआ है। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू बहुत सारे विचार निकले, बहुत सारे आइडियोलॉजी निकला, बहुत सारा फिलॉसफी निकला। जैसे लिबर्टी की बात की गई थी तो लिबर्टी की फिलॉसफी यहाँ से निकल रहा है। इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भाई डेमोक्रेसी की शुरुआत भी यहीं से हुआ है। सोशलिज्म ये जो विचारधारा, ये जो फिलॉसफी है, इसका भी जो है नींव है यहीं पर पड़ा है। और इन सब चीज़ों को तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 9 में ही डिस्कस कर चुके हैं। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है जो यहाँ से निकला है, वो फिलॉसफी, वो विचारधारा कौन सा है? नेशनलिज्म का विचारधारा है, राष्ट्रवाद का विचारधारा। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी भी शुरुआत यहीं से हुआ है। तो 1789 में आखिर ऐसे क्या स्टेप लिए गए थे? क्या स्टेप लिए गए थे जिस स्टेप के कारण फ्रांस में रहने वाले लोगों के बीच किस तरह की विचारधारा डेवलप हो गया? राष्ट्रवाद की विचारधारा डेवलप हो गया। तो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। उन स्टेपों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। उसके बाद जो है, आप जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं कि फ्रांस के राजगद्दी पर विराजमान कौन होता है? नेपोलियन बोनापार्ट होता है। नेपोलियन बोनापार्ट बैठ जाता है फ्रांस के राजगद्दी पर। और नेपोलियन बोनापार्ट कई सारा सुधार फ्रांस में और करता है, और भी बहुत सारे सुधार करता है। और फ्रांस के साथ साथ जिन जिन क्षेत्रों को वो जीतता है वहाँ भी सुधार करता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों को। We are going to discuss about the reform that were going to be done by the Napoleon Bonaparte। ठीक है, ठीक है। ये तो सुधार बहुत अच्छा था, कॉमन पीपल के हित में था, साधारण व्यक्ति के हित में था। लेकिन वहाँ पर जो राजा थे, जो मोनार्क थे, उनके हित में तो नहीं थे। तो वहाँ के यूरोप के अलग अलग देशों में जो राजा राज कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई नेपोलियन बोनापार्ट को क्या करना होगा? डिफीट करना होगा। और नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के बैटल में डिफीट कर दिया गया। और डिफीट करने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों के जो राजा हैं एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने के बाद प्रयास करते हैं कि जो ओल्ड सिस्टम है, जो पुरानी व्यवस्था है, जो 1789 से पहले था, उस पुरानी व्यवस्था को क्या किया जाए? रिस्टोर किया जाए। उस पुरानी व्यवस्था को रिस्टोर किया जाए, ऐसा माहौल बनने लगा। प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हो तो रुकने वाले थे नहीं भाई। वो क्रांति यहाँ कर दिए थे। यहाँ तो फिर माहौल गर्म हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया, तो कुछ समय के लिए वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन 1830 में वो फिर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर फ्रांस में क्रांति करते हैं। और फ्रांस के साथ साथ यूरोप के अलग अलग शहरों में भी क्रांति कर रहे हैं। तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवॉल्यूशन दैट हैड बीन टेकन प्लेस इन द 1830। 1830 में रिवॉल्यूशन करने के बाद भी इनका मन नहीं भरता है, इन क्रांतिकारियों का मन नहीं भरता है। तो एक और बहुत बड़ा क्रांति कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं? 1848 में कर रहे हैं।
वो कब कर रहे हैं? 1848 में कर रहे हैं। और इस रिवोल्ट को क्या बोला गया है? इस रिवोल्ट को पॉपुलर रिवोल्ट बोला गया है। इस रिवोल्ट को क्या बोला गया है? पॉपुलर रिवोल्ट बोला गया है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रिवोल्ट है। फ्रांस में पहले रिवोल्ट हुआ, फ्रांस के बाद जो है यूरोप के बाकी देशों में भी रिवोल्ट होने लगा। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी नोन एज पॉपुलर रिवोल्ट। यही कारण है कि इसको पॉपुलर रिवोल्ट बोला जा रहा है। और इस पॉपुलर रिवोल्ट को देखने के बाद, इस पॉपुलर रिवोल्ट को देखने के बाद फ्रांस के एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट का नाम क्या है? आर्टिस्ट का नाम फ्रेडरिक सारिव है। फ्रेडरिक सारिव जो है एक प्रिंट बनाते हैं। फ्रेडरिक सारिव एक प्रिंट बनाते हैं, और प्रिंट बनाकर वो इमेजिन करते हैं कि आगे आने वाले समय में यूरोप में और क्या क्या बदलाव आ सकते हैं राष्ट्रवाद के कारण, नेशनलिज्म के कारण। और जो चैप्टर है, चैप्टर की शुरुआत फ्रेडरिक सारिव के प्रिंट के साथ ही हो रहा है। फ्रेडरिक सारिव ने जो प्रिंट बनाया था ना, उस प्रिंट को ही बिल्कुल आपके चैप्टर के बिल्कुल शुरू में दिया हुआ है। ठीक है, 1848 में जो पॉपुलर रिवोल्ट हुए हैं, पॉपुलर रिवोल्ट के बाद जो प्रिंट बनाए गए हैं फ्रेडरिक सारिव के द्वारा, चैप्टर की शुरुआत उसी प्रिंट से किया गया। देखिए फ्रेडरिक सारिव जो है वो विजुअलाइज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को विजुअलाइज कर रहे हैं कि देखो भाई पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी देशों में क्या होगा भाई? डेमोक्रेसी होगा, सोशलिज्म होगा, रिपब्लिक होगा। ओ माय गॉड, जिस तरह से नेशनलिज्म प्रभाव डाला है 1789 से 1848 तक, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है सभी देश में डेमोक्रेसी आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, रिपब्लिक आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अपने प्रिंट में विजुअलाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके प्रिंट में एक स्टैचू है, और उस स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। प्रिंट को देखिएगा बहुत अच्छे से, तो आप देखिएगा कि एक स्टैचू है, और उस स्टैचू के सामने एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगा हुआ है। उस स्टैचू के सामने एक बहुत बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है। इस लाइन में कौन लोग हैं? तो इस लाइन में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। इस स्टैचू के पास से क्रॉस कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, माता जी प्रणाम, भारत माता की जय। ठीक है, रिस्पेक्ट को दे रहे हैं, क्योंकि इस स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च ऑफ इलाइटेनमेंट है। इस स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च ऑफ इलाइटेनमेंट है। जो भी लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जा रही है, बल्ले बल्ले। इसके साथ साथ दूसरे हाथ में इनके पास क्या है? अधिकार पत्र है। अधिकार भी लोगों को मिल जा रहा है, डबल बल्ले बल्ले। तो ज्ञान की भी प्राप्ति हो जा रहा है और अधिकार भी मिल जा रहा है, तो सभी लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं। इस स्टैचू के पास से सभी लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस प्रिंट में देखोगे, कुछ प्रिंट का जो फोरग्राउंड वाला पोर्शन है, आगे का जो पोर्शन है, वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े को दिखाया गया है, और वो टुकड़ा दिखा रहा है कि जो पहले जो राजतंत्र की जो व्यवस्था था, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो कचरे के ढेर में जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आप ये पाओगे कि यूनाइटेड स्टेट और जो स्विट्ज़रलैंड है, इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। फ्रांस अभी अभी इस स्टैचू के पास पहुंचा है। फ्रांस के पीछे जो लोग हैं वो लोग कौन कौन है? जर्मनी के लोग हैं, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, लोम्बार्डी के लोग हैं, पोलैंड हो गए, पोलैंड वासी हो गए, इंग्लैंड वासी हो गए, और आयरलैंड के लोग हैं। तो ये रहा फ्रेडरिक सारिव का प्रिंट, और उस प्रिंट का एक्सप्लेनेशन रहा। क्यों बनाए थे वो प्रिंट, क्यों बनाए थे? पॉपुलर रिवोल्ट जो 1848 में हुआ था, उसको देखने के बाद कि नेशनलिज्म और क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। जिस नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1789 से हुई है, 1789 से हुई है। हाँ, रियल कहानी हम लोगों का यहीं से शुरू होता है। ठीक है, 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी हैं, फ्रांस में जो क्रांतिकारी हैं,
उन क्रांतिकारियों ने कुछ स्टेप लिए थे ताकि फ्रांस में रहने वाले लोगों के बीच क्या बन सके, सामूहिक पहचान बन सके। सामूहिक पहचान बोल लीजिए या नेशनलिज्म बोल लीजिए। फ्रांस में रहने वाले सभी लोगों को नेशनलिज्म के विचार को मतलब नेशनलिज्म से प्रभावित हो सके, उनको उन लोगों का पहचान एक किया जाए, उनमें एकता लाया जाए। एकता कह लीजिए, यूनिटी कह लीजिए, नेशनलिज्म कह लीजिए, दोनों का मतलब यही है। तो फ्रांस के जो क्रांतिकारी है उन्होंने कुछ स्टेप लिया था। वो स्टेप क्या क्या थे? पहला स्टेप था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ला पेट्रिया एंड ले सिट्यून। ला पेट्रिया का मतलब फादरलैंड होता है, ले सिट्यून का मतलब होता है सिटीजन्स। फ्रांस के क्रांतिकारी कह रहे हैं कि देखिए लैंड हमारा पिताजी का है, ये लैंड राजा का नहीं है, हमारे पिताजी का है। ठीक है, पहला ए हो गया स्टेप। फिर उसके बाद क्या हो गया? ले सिटीजन कह रहे हैं कि हम लोग सिटीजन्स हैं, वी आर द सिटीजन्स। हम लोग राजा का प्रजा नहीं है, बल्कि हम लोग क्या है? नागरिक है। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग चुना गया था। पहले जो शाही फ्लैग था उसको हटा दिया गया और फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया फ्लैग चुना, दिखाने के लिए कि देखिए भाई रिवोल्ट हो रहे हैं, क्रांति हो रहे हैं। उसके बाद जो स्टेट जनरल है, याद करिए स्टेट जनरल में टोटल 900 मेंबर हुआ करते थे। अब स्टेट जनरल में जो मेंबर है उनका जो चुनाव है, उनका चुनाव कौन कर रहे हैं? एक्टिव सिटीजन्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल में जो भी मेंबर है उनका चुनाव एक्टिव सिटीजन्स कर रहे हैं और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसके बाद देशभक्ति गाना जो है कंपोज किया जा रहा है, सप्ते ली जा रही है, जो शहीद हो गए उनको याद किया जा रहा है। और ये सभी काम भी किसके नाम पर हो रहा है? ये सभी काम भी नेशन के नाम पर हो रहा है, राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। फिर एक सेंट्रलाइज प्रशासनिक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और इस एडमिनिस्ट्रेशन में सभी के लिए नियम कानून एक जैसा रखा गया। अब किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, चाहे नोबल हो, चाहे कलर्जी हो, कोई भी हो, सबके लिए नियम कानून क्या होगा? एक होगा। ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे, जो भी टैक्स वगैरह फ्रांस के अंदर लगते थे एक रीजन से दूसरे रीजन जाने पर, वो सबको ख़त्म कर दिया गया। वेट सिस्टम को एक कर दिया गया, मेजर सिस्टम को एक कर दिया गया। उसके बाद लास्ट में क्या देखते हो कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो बोलियाँ बोली जाती थी फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में, वो सबको, उन सभी बोली को डिसरिगार्ड कर दिया गया कि चलो भाई सब सारे बोली को गोली मार दो। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वही क्या होगा? पूरे फ्रांस का भाषा होगा। पूरे फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज क्या होगा? फ्रेंच लैंग्वेज होगा। जो भी रीजनल डायलेक्ट्स बोले जा रहे हैं वो रीजन में बोलते रहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब स्टेप जो है फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा लिया गया ताकि फ्रांस में रहने वाले सभी लोगों के बीच क्या बन सके? सामूहिक पहचान बन सके। सामूहिक पहचान बोल लें या नेशनलिज्म बोल लें, दोनों का मतलब एक ही है। चलो भाई ठीक है, ये सब तो हो गया, ये सब ले लिया गया, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये भी डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारा कर्तव्य है कि पूरे यूरोप में जो भी लोग हैं सभी को इस मोनार्किकल सिस्टम से आज़ाद कराएंगे। और यूरोप के अलग अलग शहरों में जैकोबिन क्लब भी बने थे और ये सब चीज़ें चला और 1804 का जब समय आया तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। फ्रांस के राजगद्दी पर 1804 में कौन विराजमान हो रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट हो रहे हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजगद्दी पर विराजमान होने के बाद एक सिविल कोड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि क्या कर सके? सुधार कर सके। और ये सिविल कोड कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? 1804 में कर रहे हैं, इसलिए इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है या इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो जो नेपोलियन का जो सुधार है उस सुधार को हम लोग नेपोलियनिक कोड कहते हैं। क्या क्या सुधार किया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी जो भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस था उसको ख़त्म कर दिया। फ्रांस में तो पहले से ख़त्म था। फ्रांस के आसपास जो पड़ोसी देश थे
जिस पड़ोसी देश को इसने कैप्चर किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, वहाँ पर भी जो है बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस था उसको ख़त्म कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ वहाँ भी जो है एस्टेब्लिश कर दिए गए। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किए कि चलो भाई नहीं भाई, संपत्ति रखने का अधिकार रहेगा सबके पास, संपत्ति जो है अपना रख सकते, वो संपत्ति नहीं छीना जाएगा। ये नेपोलियन के द्वारा किया गया सुधार। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। उसके बाद डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। कैसे बेहतर कर रहे हैं, तो वहाँ फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं और किसानों को आज़ाद करवा रहे हैं। वहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम के बारे में क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, वहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म कर रहे हैं, किसानों को आज़ाद करवा रहे हैं। कब देखो भाई, किसान जो है, किसानों से गुलामी नहीं करवाना है, दास प्रथा जो है, गुलामी सिस्टम जो है, ये सब हम नहीं करवाना है भाई, इनको आज़ाद करिए। शहरों में जो गिल्ड सिस्टम था, जो मर्चेंट्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया, तो उसको ख़त्म कर दिया। भाई अब शहर, एक छोटा छोटा शहर में जो है गिल्ड सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि पूरे कंट्री में जिस भी व्यापारी को ट्रेड करना है पूरे कंट्री में बिना टैक्स दिए हुए कर सकते हो। उसके साथ साथ देखिए, शहरों में ट्रांसपोर्ट को, शहरों में कम्युनिकेशन को जो है बेहतर कर दी। ये सब सुधार है जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया है। इन सभी का रिजल्ट क्या हुआ है कि इन सारे क्षेत्रों में इन्फॉर्म लॉज हो गए, वेट सिस्टम स्टैंडर्ड हो गया, मेजर सिस्टम स्टैंडर्ड हो गया। जो मिडिल क्लास है, जो मर्चेंट क्लास है, जो ट्रेडर हैं, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत खुश हो गए कि वाह, नेपोलियन ने तो भाई मचा दिया, भूचाल ला दिया, इतना ज़्यादा प्रशासनिक सुधार कर दिया, आर्थिक स्थिति को इतना ज़्यादा बेहतर कर दिया। वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जो नोबल क्लास और जो क्लर्जी क्लास थे, क्योंकि उनका पावर ख़त्म हो रहा था, तो वो लोग खुश नहीं थे। यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में क्या कर दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है। 1815 में डिफीट कर दिया जाता है। लेकिन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को तो डिफीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बुक में जो 3 टॉपिक दिया गया है, ये जो 3 वर्टिकल टॉपिक दिया गया है, ये 3 वर्टिकल टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर कम्प्लेक्स ऐसे ही हो जाता है। देखिए, हॉरिजेंटल टॉपिक था, इसके बाद टॉपिक वो होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले 3 टॉपिक दिया। अब ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद जो है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे हॉरिजेंटली जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोग रुककर हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टॉपिक को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक कौन कौन है, देखिए 3 टॉपिक अभी बताया ना। 3 टॉपिक क्या क्या है, 3 टॉपिक क्या क्या हैं, देख लीजिए 3 टॉपिक क्या क्या हैं। देखिए, तीनों टॉपिक दिए गए हैं। पहला क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, और फिर क्या है, लिबरल नेशनलिज्म। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बताया गया कि देखो भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले वहाँ पर कोई नेशन स्टेट नहीं था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। जिस जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड को आज हम लोग देखते हैं, वो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो है वो छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है। वो जर्मनी था ही नहीं। मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 1750 में जो है जर्मनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि नेशन स्टेट नहीं थे। वो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ना नेशन स्टेट बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, हैब्सबर्ग का एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, हैब्सबर्ग एम्पायर है, इस पर किसका शासन है, इट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर रहा है। जो ऑस्ट्रिया हंगरी कई सारे रीजन से मिलकर बना हुआ है और कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात बताया गया कि देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, बल्कि यूरोप में जो भी क्षेत्र थे वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड थे और वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। ठीक है, रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेट
जो वहाँ पर अरिस्टोक्रेट क्लास थे, जिसके बारे में क्लास 9th में नोबल और क्लर्जी के रूप में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो क्या थे? सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेट क्लास थे। समाज में उनका वर्चस्व था, राजनीति में भी उनका वर्चस्व था। उनके पास बड़े बड़े लैंड थे। उनके पास क्या थे? बड़े बड़े लैंड थे। पूरे कॉन्टिनेंट पर डोमिनेंट मचा रखे थे। कब से मचा रखे थे? तो 5th सेंचुरी से मचा रखे थे। 5th सेंचुरी से राज कर रहे थे। कब तक राज किए? 15th सेंचुरी तक तो एकदम बहुत अच्छे से राज किए। 15th सेंचुरी के बाद कुछ चेंजेस आने लगता है समाज में और इकोनॉमी में। सोसाइटी और इकोनॉमी में कुछ चेंज आ रहा है। सोसाइटी और इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, जिसके कारण नया मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है। नया मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है। नया मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, ये सब इमर्ज हो रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि 15th सेंचुरी के बाद समाज और जो है अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आ रहा है, जिसके कारण नया मिडिल क्लास इमर्ज हो गया। और ये नया मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ है, बना है, ये मिडिल क्लास कह रहा है कि नहीं भाई, पुरानी व्यवस्था को क्या करो, तोड़ दो। पुरानी व्यवस्था जो है, जिसको फ्यूडल सिस्टम कह रहे हैं, उसमें जो नोबल और जो क्लर्जी है कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ टैक्स लगाते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, समाज में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या करो, उस पुरानी व्यवस्था को तोड़ दो और नई व्यवस्था लाओ। और नई व्यवस्था में क्या क्या लाना है, कैसे नई व्यवस्था को स्ट्रक्चर करना है, उसको बोला गया यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म। क्या क्या बदलाव चाहते हैं, सोसाइटी में क्या बदलाव चाहते हैं, पॉलिटी में क्या बदलाव चाहते हैं और इकोनॉमी में क्या बदलाव चाहते हैं, उन बदलावों की बात यहाँ पर किया गया। किस टॉपिक के थ्रू? लिबरल नेशनलिज्म के टॉपिक के थ्रू किया गया। जैसे देखिए, सोसाइटी में चाहते हैं कि सभी लोगों को फ्रीडम मिले। सोसाइटी में मिडिल क्लास चाहते हैं कि सभी लोगों को भाई आज़ादी मिलना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ ऑल, सभी लोग एक समान रहेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कानून बनेगा उस कानून के सामने सभी लोग एक समान रहेंगे। सोसाइटी में ये बदलाव चाहते हैं। पॉलिटी में क्या बदलाव चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट बनेगा वो लोगों के कंसेंट से बनेगा। इसके साथ साथ देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए। ये राजनीति में बदलाव लाना चाह रहे हैं। इकोनॉमी की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, जो इमर्जिंग मिडिल क्लास है इकोनॉमिक में चाहते हैं कि जो मार्केट है, जिस मार्केट पर कंट्रोल राजा कर रहा है, टैक्स वगैरह लगा रहा है, वो उस मार्केट को राजा से क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। उस मार्केट पर राजा का कंट्रोल ना हो, बल्कि हम लोग ट्रेडर जो है जाएं, मर्चेंट्स जाएं, आसानी से वहाँ पर ट्रेड करें, कोई कंट्रोल ना हो। स्टेट के द्वारा जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसको क्या करना है, ख़त्म कर देना है, ताकि हम लोग आसानी से गुड्स और कैपिटल को क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके। ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक दिया गया था। 1815 से पहले। इन तीनों टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। पहला टॉपिक ये था कि यूरोप में नेशनलिज्म आने से पहले यूरोप की क्या कंडीशन थी। ठीक है। फिर बताया गया कि जो नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है वो किस तरह से बदलावों की बात कर रहा है, किस तरह से वो चेंज की बात कर रहा है। ठीक है, किस तरह से। अब चलिए हम लोग आते हैं 1815 में आते हैं। कहाँ आते हैं? 1815 में आते हैं। फिर से जो हमारा हॉरिजेंटल स्टडी है, जो हॉरिजेंटल टॉपिक है वो हॉरिजेंटल टॉपिक कंटिन्यू करेगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सुधार किया था, उन सुधारों से जो वहाँ के जो राजा थे वो राजा खुश नहीं थे। ये कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में डिफीट किया गया। और डिफीट करने के बाद देखिए, आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन को डिफीट करने के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो इंस्पायर हो रहे हैं। किससे इंस्पायर हो रहे हैं? कंजर्वेटिज्म से इंस्पायर हो रहे हैं। जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था से इंस्पायर हो रहे हैं और फिर से प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था को स्टोर किया जाए। ठीक। यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, पर्शिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सभी देश एक जगह बैठक कर रहे हैं। बैठक कहाँ पर कर रहे हैं? तो वियना में कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? वियना में कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है? वियना पीस ट्रीटी बोला गया है। ये बैठक कहाँ पर हो रहा है? वियना में हो रहा है। वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है।
और इस बैठक को लीड कौन कर रहे हैं? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर ड्यूक मेटरनिक है उस बैठक को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। बोले क्या ये भाई बैठिए, पूरा माहौल बनाते हैं, लीजिए शराब उराब पीजिए, मौज मस्ती करिए, खाइए पीजिए, और फिर हम लोग सोच विचार करते हैं कि क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। फिर वो सोच विचार करते हैं कि क्या क्या बदलाव लाना है भाई। देखिए मेजर पॉइंट वियना ट्रीटी का क्या क्या है। व्हाट आर द मेजर पॉइंट ऑफ वियना ट्रीटी? तो जो बर्बन डायनेस्टी जो पहले से फ्रांस में रूल कर रहा था, बर्बन डायनेस्टी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जिसको हटा दिया गया था, उस बर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में अस्टोर कर दिया गया। लुइस 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बर्बन डायनेस्टी से। तो बर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में लाया गया कि बर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में लाइए भाई। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन जिन क्षेत्रों को कैप्चर किया था, उन सारे क्षेत्रों को फिर से उन सभी देशों को वापस कर दिया गया। तो जो फ्रांस है वो सारे टेरिटरीज को खो देता है, जिस टेरिटरी को एक्वायर किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन के द्वारा, कि चलो भाई फिर से वापस दे दो, नेपोलियन तो बहुत गलत किया था कि इस क्षेत्र को कैप्चर कर लिया था। तो उन सभी क्षेत्रों को फिर से वापस उन्हीं देशों को दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद फ्रांस के चारों तरफ कई सारे स्टेट को जो है बना दिया गया कि ऐसा करते हैं, फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे स्टेट बना देते हैं ताकि फ्यूचर में फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो सके। फ्यूचर में फ्रांस ज़्यादा डिस्टेट न कर सके, इसलिए क्या करो कि फ्रांस के चारों तरफ क्या करो, कई सारे स्टेट बना दो। फ्रांस के चारों तरफ कई सारे स्टेट बना दो ताकि फ्रांस में फ्यूचर में एक्सपेंशन ना हो। जैसे देखिए नीदरलैंड को कहाँ पर रखा जा रहा है? नीदरलैंड को नॉर्थ में रखा जा रहा है, जिसमें बेल्जियम भी शामिल है। जनेवा को जो है साउथ में रखा जा रहा है। पर्शिया जो है किसको दिया जा रहा है? पर्शिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज एंड ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया का कंट्रोल किसको दिया जा रहा है? इटली को कंट्रोल ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। इटली का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उस पर कंट्रोल किसको किया जा रहा है? ऑस्ट्रिया को बोला भाई ऐसा करो, तुम ले रख लो इसको। तो इस तरह ये फ्रांस के आसपास जो भी क्षेत्रों को नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जीता था, वो सबको जो आपस में मिल बैठकर उसको बांट लिया कि चलो भाई ये तुम रख लो, देखो छोटा छोटा स्टेट यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है। हालांकि जर्मनी वाले क्षेत्र में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो एक संघ बनाया गया था, 39 स्टेट का जो संघ बनाया गया था, तो लगा कि चलो भाई ठीक किया है, ये तो नेपोलियन ठीक किया है कि हाँ संघ बना दिया, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो ये सब बदलाव जो है वो वियना पीस ट्रीटी के थ्रू जो है 1815 के बाद लाया गया। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को क्या हुआ भाई? जो रिवोल्यूशनरी थे वो कहाँ गए? वो तो डर गए, सहम गए, ये क्या हो रहा है भाई? इतने बड़े बड़े देश बैठक कर रहे हैं, सेना रखे हुए हैं, चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो जो क्रांतिकारी थे कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए कि अभी थोड़ा हम लोग अंडरग्राउंड होते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं और लोगों को जो है जो भी विचार में रहा है और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, ताकि हमारा भी जो आर्मी है, माने हमारा भी जो भी पोजीशन है वो और क्या हो सके, मजबूत हो सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रिवोल्ट करें तो रिवोल्ट और बेहतर से कर सके, ताकि ये लोग जो बैठक कर रहे हैं वो बैठक ना कर सके। तो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं ताकि यूरोप में जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस समय रिवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या है? इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है? तो इसमें क्रांतिकारी होने का मतलब ये है कि 1815 के बाद 1815 के बाद जो मोनार्कियल सिस्टम, जो राजतंत्र बहाल किया गया है, उसको विरोध करना ही क्या कहला रहा है? क्रांतिकारी कहला रहा है। अगर आप उसको विरोध कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एक रिवोल्यूशनरी हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड हुए, 15 साल तक पूरा ट्रेनिंग जो है सभी लोगों को दे दिए, सभी बच्चों को, सभी युवा को दे दिए, महिलाओं को दे दिए। और फिर से 1830 में, फिर से 1830 में हल्ला बोल,
फिर से 1830 में क्या कर दिए, हल्ला बोल भाई, अब हम लोग रुकने वाले नहीं, अब पूरा ट्रेनिंग हो गया, इस बार तो एकदम आर न तो पार होगा, इस बार एकदम मारो धारो होगा, एकदम पूरा इस बार तो उठा कर रख देंगे, ऐसा वाला माहौल बना हुआ है। 1830 में देखिए कंजर्वेटिव प्रयास कर रहा है अपने पावर को मजबूत करने के लिए, लेकिन फिर से रिवोल्यूशनरी जो हैं वो क्रांति कर देते हैं, फिर से रिवोल्यूशनरी जो है क्रांति कर देते हैं। क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। लेकिन फ्रांस में जैसे ही क्रांति हुआ, इस क्रांति को जुलाई रिवॉल्यूशन बोला गया है, फ्रांस में जैसे ही क्रांति हुआ तो बाकी जो शहर थे, बाकी शहर में रहने वाले लोगों को जब पता चला कि भाई फ्रांस में क्रांति हो गया, तो वो लोग भी करने लगे, इटली के लोग भी करने लगे, जर्मनी के लोग भी करने लगे, ऑटोमन एम्पायर के जो प्रोविंस है वहाँ भी होने लगा, आयरलैंड में भी होने लगा, पोलैंड में भी होने लगा। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई है, जुलाई में हुआ, 1830 के जुलाई में हुआ, 1830 के जुलाई में हुआ। लेकिन जैसे ही सब बाकी जो शहर हैं, यूरोप के जो बाकी शहर हैं, उनको जब पता चला कि भाई फ्रांस में हो गया, भाई चलो जस्ट गेट रेडी हो जाओ, अब चलो हम लोग भी करते हैं क्रांति, जब फ्रांस वाले लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ऐसा माहौल बन गया। ठीक है, वहाँ पर कैसे क्रांति हुआ, तो जो जिस बर्बन डायनेस्टी को बैठाया गया था, बर्बन डायनेस्टी को के राजा को फिर से मार के भगा दिया गया, कह रहे तुम बैठा हुआ है, चलो भागो। 1815 के बाद जो बैठाया गया था, इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, फिर से मारकर भगा दिया, चलो तुम जल्दी भागो। ठीक है, लिबरल रिवोल्यूशनरी के द्वारा भगा दिया गया। और इस बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा गया और राजा भी रखा गया। और इस बार राजा किसको बनाया गया, लुइस फिलिप को रखा गया। अच्छा, पहले भी तो राजा ही थे, लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। 1815 के बाद राजा था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन इस बार राजा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों रखा गया। बोला कि राजा तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना, तो तुमको भी मार के भगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा माहौल बन गया। इसी समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर ड्यूक मेटरनिक है, वो एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट क्या देता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। देखो भाई, फ्रांस को जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम धर लेता है। जब फ्रांस छींकता है मतलब फ्रांस में जब रिवोल्यूशन होता है तो पूरे यूरोप में होने लगता है भाई, इसका मतलब यही है। तो इसी समय ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक एक स्टेटमेंट देते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस में रिवोल्यूशन होता है तो यूरोप के बाकी हिस्सों में भी रिवोल्यूशन होने लगता है। ठीक है, देखिए जुलाई रिवोल्यूशन के कारण देखिए ब्रसेल्स में रिवोल्यूशन होने लगे। ब्रसेल्स में रिवोल्यूशन हुए तो ब्रसेल्स में रिवोल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि जो बेल्जियम पहले नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था, वो बेल्जियम जो है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हो चुका है। आज इस बेल्जियम के बारे में हम लोग सिविक चैप्टर 1 में पढ़े हैं। वो बेल्जियम कब बना है, 1832 में बना है। पहले वो नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। पहले किसका पार्ट हुआ करता था, नीदरलैंड। और भी बाकी शहरों में जो है सेकेंड रिवोल्यूशन हुए हैं। ठीक है, अब 1830 के बाद हमारा नेक्स्ट रिवोल्यूशन क्या होना चाहिए, 1848 का होना चाहिए। लेकिन बीच में फिर से 2 टॉपिक दिया हुआ है। देख रहे हो ना कैसे चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर कैसे दिया हुआ भाई, चैप्टर बहुत जिग जैग दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद तो हमारा वही रिवोल्यूशन रह गया था, पॉपुलर रिवोल्ट। लेकिन उससे पहले 2 टॉपिक और दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, 2 टॉपिक को कर लेते हैं, उसके बाद जो है सर हम लोग वहाँ जाएंगे। वो 2 टॉपिक देखिए कौन कौन सा है। 2 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है, रोमांटिक नेशनलिज्म। पहला टॉपिक क्या है, रोमांटिक नेशनलिज्म। और यहाँ पर बताया गया कि देखो मेरे भाई, मेरे बच्चा, देखो मेरे प्यार बंधु, जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म सिर्फ वार से ही नहीं फैल रहे थे। राष्ट्रवाद की जो विचार है सिर्फ युद्ध से ही नहीं फैल रहे थे, बल्कि कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था लोगों को जोड़ने में। रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म एक तरह का कल्चरल मूवमेंट है जिसमें आर्टिस्ट, जो पोएट होते हैं, साइंस और रीजन की बात नहीं करते हैं, बल्कि इमोशन की बात करते हैं, इंट्यूशन की बात करते हैं, मिस्टिकल फीलिंग की बात करते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं। लोगों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एकजुट करते हैं, लोगों को एक करने का काम करते हैं। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया है रोमांटिसिज्म बोला गया है। यही हो गया रोमांटिक नेशनलिज्म। कि जो फ्रांस में जो क्रांति हो रहे हैं, फ्रांस में क्रांति हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोग नेशनलिज्म के विचार से इंस्पायर हैं। और ये जो नेशनलिज्म की जो विचार है सिर्फ वार के थ्रू ही नहीं क्रिएट हो रहा है, बल्कि उसमें कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट है। जो 1830 का जो रिवोल्यूशन हुआ था ना, अभी इससे पहले पढ़े ना, उसका कारण यहाँ दिया हुआ है बुक में, कारण आपका यहीं दिया हुआ है।
जो 1830 में जो रिवॉल्यूशन हुए हैं उसका कारण यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उसका कारण यहाँ दिया हुआ है। और 1848 में जो रिवॉल्यूशन होगा उसका कारण भी यहाँ दिया हुआ है। एक अलग टॉपिक है आपके बुक में, उस टॉपिक का नाम क्या है? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। आपको पता चल रहा होगा कि सारे टॉपिक को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। टॉपिक जो है आपके बुक में जो है बहुत ही अलग तरीके से दिया होगा, पर कोई नहीं, हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए, जो 1830 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका कारण यहाँ है, इस टॉपिक के थ्रू दिया हुआ है। और 1848 में भी रिवॉल्यूशन जो होगा उसका भी कारण यहीं पर दिया हुआ है। 1830 में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन जो है खराब हो गया था। तो जो सामान्य व्यक्ति हो परेशान हो गए थे, सामान्य व्यक्ति परेशान हो गए थे, और सामान्य व्यक्ति परेशान हो गए तो क्रांति कर दिए भाई, हल्ला बोल कर दिए, ठीक। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो जैसे लोगों को प्रॉपर घर नहीं मिल रहा था, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो आम जो लोग हैं सामान्य व्यक्ति उनको समस्याएं हो रही थी। बहुत ज़्यादा जो है लोग बेरोजगार हो गए थे, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था और लोग ज़्यादा थे। तो ये है 1830 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है। और 1848 का जो रिवोल्ट होगा, जो पॉपुलर रिवोल्ट होगा, उसका कारण भी यहाँ पर दिया हुआ है। बोला गया कि 1848 जब 18 साल बाद, 1830 के बाद 18 साल बाद 1848 में जाएंगे तो वो भी जो साल है लगभग ऐसा ही है। जैसा साल 1830 का है वैसा ही टाइम पीरियड 1848 का भी है। इसमें भी क्या देख रहे हो कि फसल सही से नहीं हो रहा है, फसल सही से नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो गरीब लोग हैं फ्रांस में वो क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं, बैरिकेटिंग करते हैं, और बैरिकेटिंग कर कर कोशिश करते हैं कि जिस लुइस फिलिप को लिबरल रिवोल्यूशनरी बैठाए थे, कोशिश करते भाई उसको पकड़ के धोते हैं कोशिश करते हैं गरीब आदमी की, बेरोजगार हैं, बेरोजगार लोग हैं बेरोजगार लोग वही करते हैं भाई, मारा पीट कर लेते हैं बेरोजगार लोग। बेरोजगार बैठे तो बोले चलो भाई इसको पकड़ के मारते हैं राजा को। राजा छुप छुपा कर, मुंह छुप छुपा कर भागा भाई भागो, नहीं तो लुई 16 वाला हाल हो जाएगा, कहीं हमको भी निपटा ना दे, चलो जल्दी जल्दी भागो। और राजा तो भाग गया। राजा भागने के बाद, माने लुइस फिलिप को भागने के बाद जो है देखिए क्रांति हो रहा है। 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल। 1848 में जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, दो साइड हुए, एक तरफ गरीबों का भी क्रांति हुआ है, दूसरी तरफ जो लिबरल लोग हैं उनका भी क्रांति हुआ है। क्या बोला गया यहाँ पर? बोला गया कि पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर के जो क्रांति हो रहे थे उसकी पैरेलल में भी एक और क्रांति हो रहा है। किनके द्वारा? एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। देखिए 1848 जो फरवरी का जो इवेंट है जो फ्रांस में हुए हैं, जिसके कारण जो राजा है, राजा राजगद्दी को छोड़कर भाग गया। भागने के बाद देखिए सभी लोगों को वोटिंग राइट दे दिया गया। 1848 में फिर से सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, जो इससे पहले एक बार और दिया गया था। कब दिया गया था? 1792 में दिया गया था। 1792 में दिया गया था, जब जैकोबिन क्लब का शासन आया था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब दौर आया था उस समय भी सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। उसके बाद फिर वोटिंग राइट लिमिटेड हो गया था, जिनके पास धन संपत्ति था उन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया था। इस बार रिवॉल्यूशन जब लिबरल लोग करते हैं, मिडिल क्लास करते हैं, तो बोलते हैं भाई अभी इस बार तो हमको वोटिंग राइट चाहिए, मतलब चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फिर हालत ख़राब कर देंगे। तो इस बार सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। सभी लोगों को प्रोमिस किया गया, वादा किया गया कि देखो भाई रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, डोंट वरी, सरकार भी चुनोगे रोजगार भी मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी जो सरकार आएगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगा, डेमोक्रेसी आएगा, पार्लियामेंट बनेगा, और पार्लियामेंट जो है बहुत ही कल्याणकारी काम करेगा, अच्छे काम करेगा, आप लोगों के भलाई का काम करेगा, घर बनवाएगा, आप लोगों का साफ सफाई का ख्याल रखेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हुई? फ्रांस में हुई। और फ्रांस में हुई तो देखा देखी फिर फ्रांस का देखा देखी यूरोप के दूसरे शहरों में भी होने लगे। देखिए फिर रिवॉल्यूशन जो है जर्मनी में होने लगा, इटली में होने लगा, पोलैंड में होने लगा, ऑस्ट्रिया हंगरी में होने लगा। जो 1830 में जैसे हुआ था, सिमिलर टू डैट वन 1848 में भी हो रहा है। हल्ला बोल, यूरोप के दूसरे शहरों में भी हल्ला बोल होने लगा, वहाँ भी रिवोल्ट होने लगे।
महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, मेन और वीमेन, और लिबरल मिडिल क्लास के डिमांड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, और भी नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्र निर्माण करो भाई, राष्ट्र को बनाओ, पूरे राष्ट्र को यूनाइट करो, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, सभी को वोटिंग राइट दो, सभी को आज़ादी दो, और नहीं तो फिर मारो एंड फारो होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर का जो मेन पोर्शन है मेरे भाई मेरे बच्चा, यहाँ पर चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस नेशनलिज्म का इम्पैक्ट, हालांकि इम्पैक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पार्टिकुलर कंट्री, जैसे जर्मनी पर इम्पैक्ट क्या हुआ इस नेशनलिज्म का, इटली पर इम्पैक्ट क्या हुआ इस नेशनलिज्म का, ब्रिटेन पर इम्पैक्ट क्या हुआ इस नेशनलिज्म का, 3 देशों पर नेशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ है उसको पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में 2 टॉपिक और है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, द इंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द इंड हो जाएगा। उससे पहले हम लोग जो है 4 MCQ कर लेते हैं। देखो, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, किसने बोला था भाई, ड्यूक मेटरनिक बोला था। हु बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व, कौन किनका मानना है कि भाई ये सब चीज़ों को बचाना है, तो कंजर्वेटिव लोगों का मानना है कि ये सब चीज़ों को क्या करना है, बचाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्बन डायनेस्टी जो विच हैड बीन डिपोज्ड, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हटा दिया गया था, फिर से रिस्टोर किया गया आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना ट्रीटी साइन करने के बाद उनको फिर से पुनः विराजमान किया गया कि आइए बैठिए राजगद्दी पर भाई, शासन करिए। लेकिन 1830 में इनको फिर से मारकर भगा दिया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, हु होस्टेड ट्रीटी ऑफ वियना, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसको होस्ट कौन कर रहे थे, तो ड्यूक मेटरनिक कर रहे थे, जो कहाँ के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक है, अब जो बाकी पोर्शन है उसको हम लोग पार्ट 2 के थ्रू करेंगे। हालांकि ये वीडियो आपको, ये पूरा पोर्शन आपको एक वीडियो में मिलेगा, लेकिन पार्ट 1 जो है मतलब अलग डेट में शूट किए हैं, और पार्ट 2 अलग डेट में शूट। हे बच्चों, ये हमारा हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। ये हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहला टॉपिक हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है कि जर्मनी को कैसे यूनिफाइड किया गया। सेकेंड टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली है। थर्ड टॉपिक ब्रिटेन का अस्टेंज केस है, और फिर उसके बाद 2 टॉपिक और रहेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये टाइम पीरियड है। एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इस सारा पॉइंट लिखना है, आपको ये सारा पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पहला प्रयास जो है, पहला प्रयास फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा किया जा रहा है 1848 में, ताकि वो जर्मनी को क्या कर सके, यूनिफाइड कर सके। जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए पहला प्रयास फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा किया जा रहा है। किसके लीडरशिप में किया जा रहा है, तो किंग विलियम 4 के लीडरशिप में किया जा रहा है। और ये कहाँ के राजा हैं, तो ये राजा हैं पर्शिया के। ये कहाँ के राजा हैं, पर्शिया के। जर्मन वाले रीजन में जो सबसे बड़ा राज्य था वो पर्शिया था, तो पर्शिया के राजा को बोला गया कि आप क्या करिए, ऐसा करिए, हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाते हैं और उसमें आप राजा बन जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, आप उसके हिसाब से काम कर लीजिएगा, इतना बड़ा क्षेत्र आपको मिल जाएगा। और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो लोगों के द्वारा बनाया गया था, लोगों ने मिलजुल कर बनाया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। और पर्शिया के राजा किंग विलियम 4 को ऑफर किए थे कि आप जो है इस बड़े क्षेत्र का राजा बनिए, लेकिन किंग विलियम 4 बोला कि नहीं भाई, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलना है, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। इसलिए इस प्रपोजल को किंग विलियम 4 रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो पहला प्रयास फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था, पहला प्रयास क्या रहा, असफल रहा, पहला प्रयास असफल रहा। ठीक है, उसके बाद किंग विलियम 4 के ही चचेरे भाई, जिनका नाम क्या है, कैसर विलियम फर्स्ट। किंग विलियम 4 के ही चचेरे भाई कैसर विलियम फर्स्ट है, वो राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, पर्शिया के राजगद्दी पर विराजमान होते बैठते हैं। अब ये इच्छुक हैं कि जर्मनी को क्या किया जाए, यूनिफाइड किया जाए।
जर्मनी के आसपास जो भी क्षेत्र है वो उनका मानना है कि सभी को जो है जर्मनी में मिला देना चाहिए और एक बड़ा राज्य बनाना चाहिए, एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो अपने चीफ मिनिस्टर, इनका एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? ऑटो ओन बिस्मार्क। अपने चीफ मिनिस्टर को कहते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि भाई तुम क्या करो, इस पूरे क्षेत्र को जो है से कि जर्मनी का हिस्सा बनाओ। तो चीफ मिनिस्टर ऑटो ओन बिस्मार्क बोलते हैं कि जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा प्रभु, तुरंत हमें काम करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ऑटो ओन बिस्मार्क पर्शियन आर्मी का हेल्प लेते हुए, पर्शियन ब्यूरोक्रेसी का हेल्प लेते हुए 3 युद्ध लड़ रहे हैं। कितने युद्ध लड़ रहे हैं? 3 युद्ध लड़ रहे हैं। किसके किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। और ये जो 3 युद्ध है कितने सालों तक चला है? 7 सालों तक चला है। और तीनों युद्ध में पर्शिया का विक्ट्री होता है और इस तरह से जर्मनी का क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन हो जाता है। इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। लेकिन एक फाइनल यूनिफिकेशन, एक फाइनल डिक्लेरेशन, एक फाइनल उद्घोषणा करना बाकी था। तो फाइनल यूनिफिकेशन कब हो रहा है? उद्घोषणा कब हो रहा है? तो उद्घोषणा हो रहा है 18 जनवरी 1871 को। 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली को बुलाया जा रहा है, एक असेंबली का बैठक हो रहा है। ये बैठक फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस का जो राजमहल वर्साय है वहाँ पर बैठक हो रहा है। और इस बैठक में जो भी जर्मन स्टेट है वो जर्मन स्टेट के राजकुमार आए हुए हैं। इसके साथ साथ आर्मी के जो इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो आए हुए हैं। पर्शियन चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं, बिस्मार्क भी आए हुए हैं। और वहीं पर एक नया जर्मन एम्पायर को डिक्लेयर किया जाता है। मतलब पूरे यूरोप में जितने भी देश थे सभी देशों को बता दिया गया भाई कि देखो ये जर्मनी है, ये जर्मनी का नया पॉलिटिकल बाउंड्री है भाई, देख लो समझ लो, ये जर्मनी बन चुका है। इस पॉलिटिकल बाउंड्री में तुम लोग जो है इंटर मत करना, अगर करोगे तो फिर उसका नुकसान झेलने के लिए रेडी रहना। और इस तरह से वहाँ पर उद्घोषणा किया गया नए जर्मन एम्पायर का। और उसका राजा कौन बने थे उस समय? तो कैसर विलियम फर्स्ट, क्योंकि यही ऑर्डर दिए थे, यही ना ऑर्डर दिए थे ऑटो ओन बिस्मार्क को कि आप क्या करिए, ये सारे क्षेत्र को जर्मनी में मिलाइए। तो साधारण सी बात है कि जो नया जर्मनी बना है उसका राजा जो है, उसका राजा वही बनेंगे। ठीक है, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये जो नया जर्मनी बना है वो किस पर फोकस कर रहे हैं? तो करेंसी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, करेंसी को आधुनिक कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, लीगल सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं और जुडिशियल सिस्टम को भी क्या कर रहे हैं? बेहतर करें। तो लास्ट ये भी पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज द वे इन विच जर्मनी वाज गोइंग टू बी यूनिफाइड। पहले जो जर्मनी था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था और इस तरह से जर्मनी क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। दैट्स इट। ये हमारा पार्ट टू का फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी को तो हम लोगों ने यूनिफाइड कर लिया, अब इटली को यूनिफाइड कर लेते हैं। इटली के बारे में देखिए, आज के समय में ये है इटली का पॉलिटिकल बाउंड्री। दिस इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द इटली। ये है आज के समय में इटली का पॉलिटिकल बाउंड्री। और अगर बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 1815 में अगर आप इस इटली को देखोगे, 1815 में जाकर अगर आप इस इटली को देखोगे तो पाओगे कि ये जो इटली है वो कितने स्टेट में डिवाइड है? 7 स्टेट में डिवाइड है। आज का जो इटली है 1815 में 7 स्टेट में डिवाइड है और इन 7 स्टेट में मात्र एक राज्य ऐसा है जिसका नाम सार्डिना पीडमोंट है। उस पर शासन किसका है? इटली के राजकुमार का। 7 राज्यों में डिवाइडेड है, उसमें से मात्र एक राज्य ऐसा है सार्डिना पीडमोंट जिस पर शासन किसका है? इटली के राजकुमार का। जो नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा किसके अंडर में है? तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में है। जो सेंट्रल पार्ट जो पापल स्टेट है वो किसके अंडर है? तो पोप के अंडर में है। इटली का राजधानी जो रोम है, रोम में एक बहुत फेमस जो चर्च है
उस चर्च का जो हेड पोप है वो पोप का कंट्रोल पापल स्टेट पर है। और जो साउदर्न वाला हिस्सा है, साउदर्न वाला हिस्सा पर कंट्रोल किसका है? बर्बन किंग का है। साउदर्न वाला हिस्सा पर कंट्रोल बर्बन किंग का है। ये बर्बन किंग, ये बर्बन जो डायनेस्टी है कहाँ के हैं? फ्रांस के नहीं है, स्पेन के हैं। तो इस तरह से इटली जो है बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 7 स्टेट में डिवाइडेड है। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 7 स्टेट में डिवाइडेड है। चलो भाई ठीक है, 7 स्टेट में डिवाइड है, जिसमें से एकमात्र स्टेट सार्डिना पीडमोंट ही है। एकमात्र स्टेट सार्डिना पीडमोंट ही है, एकमात्र स्टेट सार्डिना पीडमोंट ही है जिस पर इटली के राजकुमार का शासन है। अब कैसे इसको यूनिफाइड किया गया? तो देखिए, इटली वाज गोइंग टू बी यूनिफाइड इन द फ्लोइंग वेज। इस तरीके से इटली को यूनिफाइड किया गया है। जहां जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं इटली के यूनिफिकेशन में 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है। जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इटली के यूनिफिकेशन देखिएगा तो 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला व्यक्ति कौन है? गिसेपी मेजीनी है। पहला व्यक्ति यहाँ पर गिसेपी मेजीनी है। गिसेपी मेजीनी 1830 में जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, तो 1830 में जो है उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, यंग इटली। सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली बनाया था ताकि इटली को क्या कर सके? यूनिफाइड कर सके। उनका इंटेंशन यही था कि जो इटली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है वो एकजुट हो जाए। उनका इंटेंशन वही था, उनका सोच वही था कि देखो भाई, इटली जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है वो एकजुट हो जाए। वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज भी थे, इटली के ही क्रांतिकारी थे, इसलिए चाहते थे कि इटली यूनिफाइड हो जाए, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। ये भी असफल रहा, ये भी क्या रहा? असफल रहा। पहला प्रयास यहाँ भी असफल रहा, जर्मनी में भी पहला प्रयास क्या था? असफल था। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा प्रयास की ओर मूव करते हैं। पहला प्रयास आमतौर पर असफल ही रहता है, लेकिन प्रयास करना व्यक्ति छोड़ता थोड़े है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है विक्टर इमैनुअल सेकंड सार्डिना पीडमोंट पर रूल कर रहे थे। विक्टर इमैनुअल सेकंड सार्डिना पीडमोंट पर रूल कर रहे थे। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? काउंट डी काउर। इनके चीफ मिनिस्टर का नाम काउंट डी काउर है। काउंट डी काउर को ये भी बोलते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं कि भाई थोड़ा आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या करो, थोड़ा कम से कम, अरे नीचे वाला नहीं तो कम से कम ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा को ही जो है अपने राज्य में मिला लो। तो अपने चीफ मिनिस्टर को, काउंट डी काउर को कहते हैं कि नॉर्दर्न पीटा को, नॉर्दर्न हिस्सा जो है, नॉर्दर्न हिस्सा को जो है इटली में मर्ज करिए। तो देखिए, ये ना तो रिवोल्यूशनरी है, ये ना तो क्रांतिकारी हैं, न ही डेमोक्रेट है, ना तो ये क्रांतिकारी हैं और न ही लोकतंत्र के समर्थक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ विक्टर इमैनुअल सेकंड के चीफ मिनिस्टर है, और उनको राजा ने ऑर्डर दिया है कि यूनिफाइड करिए, तो भाई यूनिफाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। यही कारण है कि फ्रांस के साथ एक एलायंस बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, और गठबंधन बनाने के बाद नॉर्दर्न हिस्सा में जो ऑस्ट्रिया का रूल था, ऑस्ट्रियन पावर को डिफीट कर भगा देते हैं। फ्रांस के साथ मिल गए, और मिलने के बाद 1859 में जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस इटली के नॉर्दर्न पार्ट में रूल कर रहे थे, उनको मारकर भगा दिए। चलिए भाई, नॉर्दर्न पार्ट जो है अब इटली का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्दर्न पार्ट आ चुका है। अब साउदर्न पार्ट का क्रेडिट किसको जाता है? तो गिसेपी गैरिबाल्डी का जाता है। साउदर्न पार्ट मिलाने का क्रेडिट किसको जाता है? गिसेपी गैरिबाल्डी को जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये क्या करते हैं? देखिए, उसके 1 साल बाद 1859 में तो फिर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया गया। उसके 1 साल बाद 1860 में, 1860 में ये मार्च कर रहे हैं। किस तरफ मार्च कर रहे हैं? तो साउथ इटली के तरफ। और साउथ इटली में शासन किसका है? बर्बन किंग का है। स्पेन का बर्बन किंग का शासन है। साउथ इटली में जा रहे हैं, वहाँ पर जो लोकल पीजेंट्स है, जो लोकल किसान है, उसका सपोर्ट ले रहे हैं, उनको अपने समर्थन में ले रहे हैं। बोले कि देखो भाई, तुम्हारी स्थिति बेहतर हो जाएगी, एक बार हमारे साथ आ जाओ, इटली को आज़ाद करा दो।
यहाँ पर जो बर्बन किंग है उसको मार कर भगा दो, उसके बाद तो तुम जो गुलामी वगैरह जो तुमसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है सब चीज़ खत्म हो जाएगा, एकदम आज़ादी से तुम जियोगे। सारे लोकल पीजेंट्स जो थे उनके सपोर्ट में आ गए, और सपोर्ट में आए और बर्बन किंग को जो है, जो बर्बन किंग जो स्पेन से बिलोंग करते थे उनको मारकर वहां से भगा दिया गया। और इस तरह से साउथ भी जो है अब इटली का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, पापल स्टेट बहुत बाद में बनता है। आपके बुक में एक जो सोर्स दिया हुआ है, सोर्स में बताया गया कि पापल स्टेट तो बाद में जो है हिस्सा बनता है। फिलहाल 1861 में, उसके ठीक अगले साल 1861 में ही जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड को ये जो यूनाइटेड इटली बना है उस यूनाइटेड इटली का नया राजा डिक्लेयर किया जाता है कि चलिए भाई विक्टर इमैनुअल जो सेकेंड है इस यूनाइटेड इटली के नए राजा है। नए राजा है, ये भी पूरे यूरोप को बता दिए कि देखिए भाई ये है इटली का पॉलिटिकल बाउंड्री, इसके आसपास मत भटकिएगा नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से इटली का भी क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जर्मनी का तो केस बिल्कुल सीधा था, इटली का भी केस बिल्कुल सीधा था, लेकिन जब ब्रिटेन का केस देखोगे तो ब्रिटेन का केस बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीबोगरीब है। कैसे अजीबोगरीब है, तो आप ये पाओगे कि यूरोप के वेस्ट में एक आइलैंड है और उस आइलैंड का नाम क्या है, ब्रिटिश आइलैंड। यूरोप के वेस्ट में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम ब्रिटिश आइलैंड है। ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड कह लीजिए। यहाँ पर 4 कम्युनिटी रहा करते थे बहुत लंबे समय से। यहाँ पर 4 कम्युनिटी रहा करते थे, कौन कौन, इंग्लिश हो गए, वेल्स हो गए, स्कॉट हो गए, आयरिश हो गए। देखिए इंग्लिश इंग्लैंड वाले हिस्से में रह रहे हैं, वेल्स जो है वेल्स वाले हिस्से में रह रहे हैं, और स्कॉट लोग जो हैं स्कॉटलैंड वाले हिस्से में रह रहे हैं, और जो आयरिश जो लोग हैं वो आयरलैंड वाले हिस्से में रह रहे हैं। तो ये 4 कम्युनिटी मतलब 4 देश बहुत पहले से रह रहे थे। फिर क्या हुआ, हम लोगों को भी पता है कि अंग्रेज का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अंग्रेज तो भारत तक भी आ गए थे, भारत को भी कॉलोनाइज कर लिए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंग्रेज इंग्लैंड के आसपास जो भी क्षेत्र है उसको छोड़ देते। तो इंग्लिश जो नेशन है, जो अंग्रेज लोग हैं, उनका वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर बढ़ने लगा तो प्रयास करते हैं कि इस पूरे आइलैंड पर अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को वो बढ़ाते जाए। और ऐसा हुआ भी। देखिए एक एक्ट किया जा रहा है 1707 में कानून बनाया जा रहा है, और उस कानून के थ्रू देखिए स्कॉटलैंड को जो है इंग्लैंड का पार्ट बना दिया गया। तो बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा बन चुका है। और स्कॉटिश पीपल जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको उस लैंग्वेज को बोलने से मना किया जा रहा है कि भाई वो सब लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज, वो सब लैंग्वेज मत बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज बोलो, तुम हमारे देश का हिस्सा हो, अब तुम्हें यही लैंग्वेज बोलना है, अपना जो भी कल्चर वगैरह वो सब छोड़ दो, अब जो जैसा हम पहनते हैं वेशभूषा वैसा तुम्हें भी पहनना है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो बन गया। अब देखिए पहले इंग्लैंड था, और इंग्लैंड में फिर वेल्स मिल गया, तो इंग्लैंड में वेल्स मिल गया तो क्या बन गया, ब्रिटेन बन गया। ठीक है, और फिर इंग्लैंड वेल्स उसमें स्कॉटलैंड बन गया, तो फिर ग्रेट ब्रिटेन बन गया, और स्कॉटलैंड के बाद फिर नॉर्दर्न आयरलैंड बन जाएगा, तो फिर यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा, आपके बुक में हालांकि दिया हुआ नहीं है तो कोई नहीं भी याद रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आप क्या देखते हो कि आयरलैंड को भी जो है इंग्लैंड का हिस्सा बना लिया जाता है। जो इंग्लिश लोग हैं यहाँ के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम क्या करो, इस पूरे देश पर क्या करो, डोमिनेंस मेंटेन करो। हालांकि यहाँ रिवोल्ट होता है, एक रिवोल्ट किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, और ज़बरदस्ती 1801 में आयरलैंड के नॉर्दर्न हिस्से को, पूरा आयरलैंड जो है अभी भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है, आयरलैंड के नॉर्दर्न हिस्से को जो है कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बना दिया गया, और इस तरह से क्या बन गया, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बन गया। इस तरह से यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो ब्रिटेन का जो केस है वो बिल्कुल स्ट्रेंज है कंपेयर टू जर्मनी एंड इटली।
इटली और जर्मनी के कंपेयर में ब्रिटेन का केस थोड़ा स्ट्रेंज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 4 कम्युनिटी थे, 4 कम्युनिटी में जो है एक कम्युनिटी इंग्लिश का पावर बढ़ने लगा, और पावर बढ़ने लगा तो आसपास के जो भी इसके देश थे सबको आपस में मिला लिया, डेट्स इट, बस यही बात था और कुछ नहीं। इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा, आसपास के सभी क्षेत्र को अपने में मिला लिए और बनाकर मिलाकर एक नया देश बना लिए जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। बस यही तो बात है और कोई बात नहीं। अब देखिए लास्ट में 2 टॉपिक और है, जिसमें से एक टॉपिक क्या है, विजुअलाइजिंग नेशन। लोग जो है नेशन को कैसे विजुअलाइज कर रहे थे। जब नेशन नहीं बना था, तब लोग जो है कैसे विजुअलाइज कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में कैसे नेशन हो सकता है, नेशन कैसा रहेगा। तो जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मिडिल क्लास है, नेशन को विजुअलाइज कर रहे हैं पर्सन के रूप में। नेशन को विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं, पर्सन के रूप में, और पर्सन में मेल फिगर के रूप में, या जो है से कि फीमेल फिगर के रूप में, तो फीमेल फिगर के रूप में नेशन को विजुअलाइज किया जा रहा है एक व्यक्ति के रूप में, और वो व्यक्ति फीमेल है। वो व्यक्ति क्या है, फीमेल है। इसको फीमेल एलेग्री बोला गया है। फीमेल क्या बोला गया है, फीमेल एलेग्री बोला गया है। एलेग्री का मतलब होता है कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो आपका भाव है, उसको आप किसी माध्यम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को एलेग्री कहते हैं। तो नेशन को किसके थ्रू जो है से कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक महिला फिगर के थ्रू, इसलिए इसको बोला गया है फीमेल एलेग्री। आप क्या देखते हो कि फ्रांस को विजुअलाइज किया जा रहा है मैरियाना के थ्रू। देखिए दिस इज द मैरियाना, सी इज द मैरियाना, और इसके थ्रू किसको विजुअलाइज किया जा रहा है, अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। जो फ्रांस में रहने वाले लोगों का जो नेशन को लेकर जो विचार है उसको यहाँ पर मरियाना के थ्रू भी विजुअलाइज किया जा रहा है। इसका स्टैचू को पब्लिक प्लेसेस में जो है से कि लगाया जा रहा है ताकि कॉमन पीपल भी कनेक्ट कर सके, समझ सके कि आगे आने वाले समय में जो है नेशन कैसा होने वाला है। और इनका जो वेशभूषा है, वेशभूषा में वैसे चीज़ों का यूज किया गया है जो चीज़ें कोई अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ चीज़ें जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ चीज़ें इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनका वेशभूषा वैसे रखा गया है। जैसे रेड कैप पहनाया गया, तो रेड कैप क्या सिंबलाइज कर रहा था, क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। रेड कैप क्या सिंबलाइज कर रहा था, रेड कैप सिंबलाइज कर रहा था फ्रीडम को। तो ऐसे उनका वेशभूषा वैसे रखा गया कि देखो भाई आगे आने वाले समय में नेशन बनेगा तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है। और अगर जर्मनी की बात कर लिया जाए कि जर्मनी को कैसे विजुअलाइज किया जा रहा है, तो जर्मनी वाज गोइंग टू बी विजुअलाइज बाय द जर्मेनिया के थ्रू विजुअलाइज किया जा रहा है। देखिए ये जर्मेनिया है और बोला गया यहाँ पर कि ये जो जर्मेनिया है सी और अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्तियों का यहाँ पर एक क्राउन पहनी हुई है। और जो जर्मनी में जो ओक है, जर्मनी में जो ओक जो है वो क्या स्टैंड करता है, बहादुरी को स्टैंड करता है। ओक का मतलब क्या होता है, जर्मन ओक का मतलब बहादुरी। अगर ओक लेकर कोई ओक का क्राउन पहने हुए, इसका मतलब यह है कि वो बहादुर है, शक्तिशाली है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो दिस इज द वे नेशन वाज गोइंग टू बी विजुअलाइज। इस तरीके से नेशन को विजुअलाइज किया जा रहा है। ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म बाय द वेरी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में, 19th सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में देखिए, बाय द वेरी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी एंड दिस इज द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। इस समय नेशनलिज्म का मतलब जो है वो नेशनलिज्म का मतलब किससे जोड़कर देखा जा रहा है, लिबरल से देखा जा रहा है। लिबरल नेशनलिज्म की बात हो रही है भाई, लिबरल नेशनलिज्म की बात हो रहा है। लोग सोसाइटी में सबको फ्रीडम देना चाहते हैं, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय आइएगा तो नेशनलिज्म जो है नेशनलिज्म किससे कनेक्ट हो चुका है, इंपेरियलिज्म से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर नेशनलिज्म लिबरलिज्म से कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था, जिसका मतलब कुछ और था। और इस समय जो है नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म से जुड़ चुका है और इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अब जो नोबल्स क्लास हैं, जो क्लर्जी क्लास है,
वो नेशनलिज्म को कैसे दिखा रहे हैं, तो वो नेशनलिज्म को इस तरह से दिखा रहे हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे देश का जो सेना है किसी दूसरे देश पर अगर अटैक कर ले रहा है और अटैक करने के बाद उसके कुछ हिस्सों को कैप्चर कर ले रहा है, तो ये है राष्ट्रवाद। वो वैसे दिखा रहे हैं, वो उस तरह से दिखा रहे हैं, नोबल्स लोग, कलर्जी लोग। और उसी समय एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को बाल्कन स्टेट बोला गया है, जिस क्षेत्र को बाल्कन स्टेट बोला गया है, उस बाल्कन स्टेट में देखिए ऑटोमन एम्पायर का शासन था। इस क्षेत्र को बाल्कन स्टेट बोला गया है और ये बाल्कन स्टेट उस समय धीरे धीरे टूट रहा था, ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ रहा था। तो जो यूरोप में जो भी देश थे, चाहे फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, वो नेशनलिज्म को वहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाल्कन स्टेट में आ रहे हैं और कुछ हिस्सों को कैप्चर कर ले रहे हैं और अपने देश में जाकर बता रहे हैं कि देखो भाई, हमने इस देश को, जो इस देश के इस क्षेत्र को मैंने कैप्चर कर लिया। लोग वहाँ का बहुत खुश हो रहे हैं, लोग भी दम नारेबाजी कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। तो जो एक बाल्कन वाले क्षेत्र में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो सभी देश आ रहे थे यहाँ पर, छुटपुट लड़ाई लड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि यहाँ के कुछ क्षेत्रों को कैप्चर कर लिया जाए। और फिर जब बड़े पावर आने लगे, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी, तो फिर और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। और लास्टली तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण यही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण यही है। इन क्षेत्रों पर सभी देश चाहते थे कि अटैक करें, इन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, अपने देश में मिलाना चाहते थे, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रसिया हो, चाहे पर्सिया हो या ऑस्ट्रिया हंगरी हो। अब जिसके कारण सभी देश आए और सभी देशों इच्छा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र को एक्वायर करें, और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। तो अब जो नेशनलिज्म है किससे कनेक्ट हो गया था, बाय द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी, इंपेरियलिज्म से। यही है इंपेरियलिज्म, कि एक देश दूसरे देश पर अटैक कर कर उस देश के कुछ हिस्सों को कैप्चर कर ले रहा। दिस इज नोन एज इंपेरियलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर डन हो गया। देख लीजिए कुछ MCQ है। 3 वार ओवर 7 ईयर विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड द फ्रांस इंडेड विद द, किसके साथ इंड हुआ था, तब पर्शिया के विक्ट्री के साथ इंड हुआ था। इटली के राजा के रूप में 1861 में किनको डिक्लेयर किया गया था, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर किया गया था। और देखिए जर्मेनिया क्या सिंबलाइज कर रहा था, तो जर्मेनिया साधारण सी बात है, जर्मन स्टेट को, जर्मन नेशन को सिंबलाइज कर रहे हैं। कौन सा रीजन जो है मोस्ट सीरियस कन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है 1871 के बाद, तो बाल्कन रीजन हो जाएगा। MCQ का भी एक सीरीज करवा देंगे और क्वेश्चन आंसर का भी एक सीरीज करवा देंगे, ताकि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी MCQ है और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, आज सेशन ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई वुड लाइक टू से जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।